प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हम कक्षा 9 में पाठ पढ़ रहे थे लेखिका चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। हमने पढ़ा कि एक नाना साहब है, वो अपना घर और पुत्री को छोड़कर अंग्रेज़ों का सामना करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी समय अंग्रेज़ उनके महल पर हमला कर देते हैं। जब वो पूरे महल में घूमते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता है, लेकिन जब अंग्रेज़ सेनापति महल को उड़ाने का आदेश देता है तो एक बालिका उनके सामने आ जाती है और वह कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है कि जिन्होंने आपके विरोध में हथियार उठाए थे उनका तो मान ले कि दोष है, लेकिन ये तो मकान है, ये तो जड़ पदार्थ है, अर्थात यह तो कोई भावना प्रकट ही नहीं करता, कोई सामना ही नहीं करता है, तो फिर इसका क्या अपराध है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। बालिका ने कहा कि मेरा तो इतना ही उद्देश्य है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। क्या करिए कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। क्या कहते हैं उस बालिका से कि मेरा कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि अपना परिचय अर्थात अपने संबंध में सेनापति को बताते हुए कहती है, क्या कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। उनका नाम भी क्या है, हे है। फिर आगे क्या कहती है, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में, नाम भी मेरी है, और क्या करें आपकी पुत्री और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपस में दोनों पक्की सहेलियां थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, अर्थात कई साल पहले वो मेरे पास आती रहती थी और मुझे हृदय से चाहती भी थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। उसने क्या कहा कि आपकी बेटी मेरी सहेली थी, जब वह आती थी तो आप भी आते थे और मुझे अपनी बेटी के समान ही मानते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। कि यह कौन है? नाना साहब की पुत्री मैना। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले। क्षण कुछ पल ही रुकते हैं और फिर कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी हो, साथ खेलने वाली, साथ विचरण करने वाली, हम उम्र की, साथ पढ़ने वाली, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। साथ खेलने वाली सहेलियों,
किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उन्होंने अपनी व्यवस्था उजागर करते हुए उससे कहा कि मैं जिसका नौकर हूँ उसका आदेश है वो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरंग वहाँ आ पहुँचते। अब उनसे भी ऊंचे जो सेनापति थे जनरल आउटरंग, वो वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, अर्थात क्रोधित होकर कहा, हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? प्रश्न किया कि अभी तक नाना साहब के महल को तोप से क्यों नहीं उड़ाया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? अब उसने निवेदन किया और वो भी विनम्रतापूर्वक क्या कहता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या किसी तरह नाना का महल बचाया जा सकता है? आउटरन ने क्या कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं, कि वो आज्ञा नहीं दें तब तक यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक, अर्थात वे गवर्नर जनरल और अंग्रेज सरकार है वो अंग्रेजों पर बहुत क्रोधित है। नाना के वंश का महल पर दया दिखाना असंभव है कि नाना के वंश या उनके महल, चाहे तो उनका वंश हो तो उसको भी खत्म करना है और उसके महल को भी नष्ट करना है, इन पर दया दिखाना संभव नहीं है। असंभव है वो संभव का विलोम शब्द भी है और इसमें अ उपसर्ग है और संभव मूल शब्द है। सेनापति हे तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल, को इस विषय का एक तार देना चाहिए। कहते हैं कि इस संबंध में एक तार भेज देते हैं। आउटर ने क्या कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? पूछता है कि आप क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ना तो हम इस महल को नष्ट करने से रोकेंगे और ना ही लड़की को गिरफ्तार किए बिना यहाँ से जाएंगे। अर्थात हमें यह दोनों ही काम करने पड़ेंगे, महल को भी नष्ट करना होगा तोप से उड़ाकर और उनकी पुत्री को भी हमें गिरफ्तार करना होगा। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरन ने नाना का महल फिर घेर लिया। क्या करता है वह? फिर से उस महल को घेर लेता है। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। अंग्रेज सिपाही है वो अंदर आ जाते हैं और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। पूरे महल में को छान मारते अर्थात ढूंढ लेते हैं, लेकिन मैना नहीं मिलती। उसी दिन संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। क्या लिखा हुआ था? लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है, अर्थात लंदन के मंत्रिमंडल में क्या सलाह या मशवरा किया गया उससे संबंधित, कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए।
उनकी याद के लिए जो भी कुछ है उसे नष्ट कर दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता कि यह आदेश तार में आ गया। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेना नाना साहब उनकी आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। जैसे ही वह तार पहुंचा और उसे पढ़ा और पढ़ते ही क्रूर जिसे आउटरम को बताया गया उसने आज्ञा दी कि महल को तोप से उड़ा दिया गया। उसी समय तोप के गोले बरसने लगते। घंटे भर में ही महल है वो मिट्टी में मिल जाता है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। टाइम्स जो पत्र निकलता था उसमें क्या छापा गया? बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। क्या छापा गया कि दुख वाली बात है कि अंग्रेज सरकार है वह नाना साहब को भी नहीं पकड़ सकी जिस पर पूरी अंग्रेज जाति थी वो क्रोधित थी। जब हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ने भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। उनकी रिपोर्ट जो थी उस पर मजाक उड़ाया। क्या है देखिए, जिसमें सर ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें कहा है कि नाना साहब की पुत्री है उस पर दया करें, तो ये बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। क्या कहा गया कि उनके लिए तो ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, अंग्रेजों के पुरुष और स्त्रियों को भी मार दिया, उनकी कन्या के लिए क्षमा और उन्हीं की पुत्री के लिए माफी चाहते। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गई। अब उसे भी देखिए अनर्थ में लिया गया है कि जो सारा जीवन युद्ध में बिता देते थे और अंत में उन्होंने एक मामूली महाराष्ट्र की जो बालिका है उसके प्रति प्रेम उजागर किया है। उसके सौंदर्य से वो मोहित हो गए हैं और अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। यह उस टाइम्स पत्र में निकाला गया और उस रिपोर्ट का उत्तर था, जिसमें रिपोर्ट में नाना की पुत्री के लिए दया मांगी थी और कहा गया फिर कि जो अपना सारा जीवन युद्ध में बिता देते थे और वो अब वृद्ध होते हुए एक बालिका के सौंदर्य की तरफ मोहित हो गए हैं और अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हमें तो चाहे नाना साहब का पुत्र हो, पुत्री हो या कोई भी मिले, उसी को ही हमें तो क्या करना चाहिए, रिश्तेदार भी क्यों न हो,
उसी को ही मार डालना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, जबकि वह तो एक छोटी बच्ची थी, प्रेम से संबंधित आलाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इस प्रकार से रिपोर्ट के बारे में उत्तर दिया गया है। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। अर्थात जो महल बिखर गया था, भग्नावशेष बन गए थे उसके ऊपर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी, क्योंकि सेना के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। कराल रूप अर्थात मृत्यु के देवता के समान आउटरम है, वह भी वहां पहुंच जाता है। वह उसे तुरंत पहचान गया और बोला, ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और को न दिखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। उसने तो कह दिया कि यह मैना है, लेकिन वह बालिका किसी की ओर न देख रही थी और न ही डर रही थी। वह तो सिर्फ उस भग्नावशेष की तरफ ही देख। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना उसके बुहे की ओर देखकर और सर ने बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं आज में यहाँ जी भरकर रो लूँ। हर स्वर दुखी होने वाला जो स्वर है, दया जिस पर आ जाए ऐसा स्वर। क्या कहती है, कुछ समय दो जिससे मैं यहाँ बैठकर जी भरकर रो लूँ। उस महल के लिए वह रोना चाहती थी, पर पाषाण दिल वाले जनरल ने, लेकिन पत्थर दिल वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, जबकि फांसी देने वाले की भी अंतिम इच्छा पूरी होती है। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर ली गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। वो बाखर नामक पत्र निकालते थे और उसमें क्या छपा गया, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या नैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। अब देखिए, उसे भी जलती हुई आग में डाल दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। आग में उसे डाल दिया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है, घबराती नहीं है। कैसी होता है उसे? सरल और शांत मूर्ति और अनुपमा, जिसकी उपमा किसी अन्य से न की जा सकती है। और दूसरा, उसे एक देवी के समान बताया गया, समझकर उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूरा हुआ। आगामी कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये विद्यार्थियों, जितना समझ में आता है उसे समझने का प्रयास करें, और यदि नहीं आता है तो विद्यालय पधारने का कष्ट करें। यहाँ पे तुम्हारी हर समस्या का समाधान पढ़ाई से संबंधित जो है वह किया जाएगा। और यदि तुम अपनी इच्छा के अनुसार आना चाहते हो तो वह भी कोई दबाव नहीं है। अपना कार्य
समय पर पूर्ण करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और यदि नज़दीक है और विद्यालय में आ सकते हैं तो निश्चित रूप से पधारने का कष्ट करें, जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।